Hello friends, कैसे हो आप सब? First of all, I'm really very sorry that I'm not regular on this channel from the last 7 months. So I'm really sorry बच्चा लोग. But due to my health issues, I'm not regular. But I promise, from all your encouragement and all your duas, I'm now very well. So now I continue with all of you with your great videos and the working notes and the etc. So now let's continue the chapter. The first of all, I want to start the first lesson of the class 11, the second book, the political theory. Okay, so in the chapter name is the political theory and introduction. So in the class 11th, you all have studied two books, the political theory and the Indian Constitution Network. Okay, so let's just start the chapter without wasting the time. Yes, what is political theory? So, political theory thinks about values like freedoms and equality and justice. पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे सब्जेक्ट है, हम इसे सब्जेक्ट मान लें या एक ऐसे टॉपिक मान लें जो लोगों की फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचता है. ठीक है, वैल्यूज़ करता है. वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का समझना, उसको अहमियत समझना. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? उसकी फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, ऑल ऑफ दिस चीज़ समझता है. फोकस इज ऑन पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. हमारे जो पास्ट और प्रेजेंट के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इन सब के बारे में सोचता है. ठीक है, जैसे प्रेजेंटली हमारे जितने पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हमारी पॉलिटी में, जितने भी आजकल नेता ग्रोन हैं उन सब के बारे में भी सोचता है. साथ ही साथ जो हमारे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स थे लाइक कार्ल मार्क्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एटसेट्रा, उन सब के बारे में भी सोचता है. So the next point is examine extent to which freedom and equality are present in institutions. क्या करते हैं? फ्रीडम को एग्जामाइन करता है, इक्वालिटी देखता है, मतलब हर चीज़ देखता है. जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पार्लियामेंट्स वगैरह हैं, तो इन सब में ये देखता है कि जो फ्रीडम है, जो इक्वालिटी है, वो वहाँ पर बराबर दी जा रही है या नहीं. जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक रूल होता है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वुमेन का. ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर वुमेन का होगा. लेकिन कभी कभी जैसे पंचायत वगैरह में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता वुमेन्स का. तो हम इसके थ्रू हम इस चीज़ को एग्जामाइन कर सकते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकली फ्रीडम दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इक्वालिटी वहाँ पर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है. The next is talks about existing institutions and modifying policies, practices to become more democratic. Political theory में हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम इनको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाएं, हम इनको और ज़्यादा कामगार कैसे बनाएं. समझ रहे हो आप लोग? अब ये जो चैप्टर है इसमें मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. आगे के चैप्टर्स में हम बहुत अच्छी तरीके से इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सब चैप्टर्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे. ओके, इट ऑल्सो गिव्स अस आइडियाज़ टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रेशनली. सिटीजन्स को रेशनली मीन्स पॉजिटिवली थिंक करने पर मजबूर करता है कि हम अच्छा सोचें, कोई गलत ना सोचें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से आपको लगभग एक क्वेश्चन आ सकता है डेट व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, व्हाट आर इट्स एस्पेक्ट्स. 1 मार्क क्वेश्चन आई थिंक, एंड आई एम डन श्योर बिकॉज आई taught you. So 1 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आ सकता है. लास्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी दैट यू हैव टू डन इन दी होमवर्क. ओके, और मतलब कमेंट सेक्शन में मेरे पास आ रहे थे कि मैम आप वीडियोस स्टार्ट करिए, आप क्या कहते हैं वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड करा करिए. तो इस चीज़ पर भी मैं वर्क कर रही हूँ. मैं आपको एंडली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूँगी सो दैट यू हैव टू चेक इट. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स. वी ऑल स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी बट वी डोंट अबाउट पॉलिटिक्स. We study civics in our 9th and 10th. But why we study political science instead of civics in the 11th and 12th? Is anybody studies this? No, because it is a retained name, it is a updated name of civics which you have gained when we became updated. जब हम अपडेट हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे,
So politics, political leaders and persons contest elections and hold office. जितने भी political leaders होते हैं, जितने भी political persons होते हैं, political leaders क्या हो गए देखो, जैसे जितने भी नेता हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, ये सब क्या हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। लेकिन पॉलिटिकल पर्सन्स कौन कौन हो गए, जो इनके कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है। तो ये सब क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि ये अपना कंटिन्यूसली अपने गवर्नमेंट बना सकें और अपना शासन कर सकें। द नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद मैनिपुलेशन एंड सेटिस्फाइंग वॉट्स। हम पॉलिटिक्स को ऐसा कह सकते हैं, अगर हम कोई सी भी गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसका सबसे पहला जो वर्क होता है वो ये होता है कि अपनी सरकार बनाने से पहले वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। सॉरी, मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो के थ्रू वो बताती है कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो वो क्या क्या काम करेंगी, इस जगह के लिए, उस देश के लिए, उस स्टेट के लिए क्या क्या काम करेंगे। मीन्स वो अपने वादे लिखते हैं उसमें, जैसे कहते हैं ना कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम किसानों को कर्ज माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना ढिमका, जस्ट लाइक दैट। तो बेसिकली हम कहें तो पॉलिटिक्स जो है वो मैनिपुलेशन, मीन्स लोगों का माइंड जो है वो वाइट वॉश कर देती है कि यार ये कह रहा है, हो सकता है अगर इसकी सरकार बन जाए, हम इसको वोट दे दें तो ये काम कर दे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नेता वादा करते हैं, जीत जाते हैं, फिर इसके बाद वादा भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो हमारी वांट्स भी सेटिस्फाई करते हैं। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दिस। इट इज़ ऑल्सो लिंक टू स्कैम्स, मीन्स हमें धोखे भी मिलते हैं इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा, वादे करते हैं लेकिन कभी सारे वादे पूरे हुए हैं नहीं। It is not only ordinary people who despair of politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties. सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, मीन्स हम जैसे ही लोग नहीं हैं जो पॉलिटिक्स को गंदा मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार राजनीति में नहीं जाना चाहिए, आदमी अच्छा खासा आदमी भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्टाचार में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हम जैसे लोगों की सोच है, आम लोगों की सोच है। ठीक है, लेकिन हम जैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो भी यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो सरकार को थैंक नहीं करेगा। क्यों? अगर सरकार ने टैक्स कम कर रखे होंगे या टैक्स ज़्यादा कर रखे होंगे तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन वो उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मानेगा। लॉस होगा तो भाई डेफिनेटली सरकार को जिम्मेदार मानेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेगा। तो ये क्या है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े जो होते हैं ये भी सरकार को धोखा ही मानते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो he says politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it. महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स ने हमको ऐसे जकड़ रखा है अपने अंदर, जैसे कि एक सांप ने हमको अपने कॉइल्स में, जैसे कोई इंसान है, सांप ने उसे पूरी तरह से कॉइल की तरह पकड़ लिया है। ठीक है, तो हम सांप के पकड़े से हम खुद को छुड़ा नहीं सकते, लेकिन हम सांप से लड़ सकते हैं। पता है लड़ने के बाद हमें मरना ही है, लेकिन हम उससे सिर्फ लड़ ही सकते हैं। यही हमारे पास एक ओनली ऑप्शन बचेगा। इसके बाद, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है क्या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना रह सके। अब सपोज करो अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ही ना हो तो जिसका मन करे वो यहाँ पे रह के अपना घर बना ले, जिसका मन करे वो यहाँ तोड़ फोड़ कर दे, जिसका मन करे ये चीज़ चुरा कर ले जाए। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन अवर कंट्री. Understand, it is necessary to have the political organization. Okay, the next one is to fulfill needs we have family, tribes and economic institution acknowledging our obligation. Government plays an important role. हम अपनी फैमिली की, ठीक है, हम अपने परिवार की, हम अपने ट्राइब मीन्स अपना जो कुनबा है उसकी, हम अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं मीन्स हम जो यहाँ पे काम वाम कर रहे हैं उसके लिए हमें उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए हम अकेले नहीं, गवर्नमेंट भी उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है. अंडरस्टैंड?
ओके, सो इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑफ 3 mark that what you know about the politics, because it's of the first chapter and it only asks the basic questions. Okay, next move on to the next topic, that what governments do affects lives of people, मीन्स गवर्नमेंट से हम लोगों की ज़िंदगी कैसे अफेक्ट होती है. ओके, सो इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी. ओके, मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे 200 करोड़ 20 लाख करोड़ का क्या आया था, राहत पैकेज आया था, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके. तो इकोनॉमिक पॉलिसी आई. फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ, मींस लोगों को आना जाना आसान हो गया, वीज़ा पासपोर्ट की सुविधाएं अच्छी हो गई. एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आई, 10+2 का सिस्टम ख़त्म हो गया. ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी लिटरेसी इंप्रूव हो रही है. ठीक है, लिटरेसी क्या होती है, अ पर्सन हु इज़ above 7 years and able to read and write any language is called literate. ओके, तो इससे क्या हो रही है, हमारी लिटरेसी एक बहुत अच्छे रेट पर इम्प्रूव हो रही है. ओके, हमारा एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा है. ठीक है, हमारी जो रोड्स वगैरह हैं वो अच्छी बन रही हैं, जिससे हमारा क्या है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, डेथ रेट बहुत कम हो रहा है. ठीक है, सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा बढ़ रहा है, मींस पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन डेथ रेट हमारा कम हो रहा है. क्यों, हमारी रोड्स अच्छी हैं. तो जो क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस वगैरह है, तो वो टाइम टू टाइम अपने रोड्स के थ्रू, बेटर रोड्स के थ्रू वो कहाँ जा रही हैं, हॉस्पिटल तक जा रही हैं, हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँच रही हैं. तो इट्स हैव द मोर चांसेस टू सेव द पर्सन. Okay, it's next about we form association and organize campaign. हम क्या करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स कैंप वगैरह लगाते हैं. ठीक है, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से जान सके, अच्छे से उसको कर सकें. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं भी चुनाव होते हैं तो सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव प्रचार में, रैलियाँ करने में, परिवर्तन यात्रा करने में, रथ यात्रा करने में लग जाती हैं. जिससे क्या होता है, लोग उनके पार्टी के बारे में और जानते हैं, उनके पार्टी के करेजमेंट को देखते हैं, उनके पार्टी के वर्क को देखते हैं. ठीक है, इफ़ वी डिसएग्री वी प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन टू परस्यूट गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट के किसी भी एक कदम से हम लोग क्या है, उनसे नाराज़ होते हैं, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, मीन्स छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं. जैसे जो किसान हैं उनको 3 फार्मर्स लॉ से प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसान आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया. उन्होंने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे किसान यूनियन वगैरह. उसमें एक उन्होंने अपना नेता खड़ा किया. ठीक है, वो उनका नेता क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो गया. तो सरकार के किसी कदम से यदि हम खुश नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सरकार के खिलाफ कदम उठा सकते हैं. बट डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेस्ट करने का हक देता है, लेकिन उस प्रोटेस्ट से अगर किसी और को नुकसान हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट मान्य नहीं है, वो आंदोलन ठीक नहीं है. सर उन्होंने जो किसान हैं इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है भाई, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है, अगर तुम खुश नहीं हो फार्मर्स लॉ से, ठीक है. बट अगर कम से कम 3 महीने होने को आ गए, दिल्ली की सड़कें रुकी हुई हैं, और सड़कों से मैंने भी आपको बताया कितना कनेक्शन होता है हर चीज़ का. तो अगर वही चीज़ नहीं है तो लोग, इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ रहा है उससे. तो मीन्स उस आंदोलन को, कोई भी चीज़ अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो वो एक लिमिटेड टाइम तक ठीक है. फिर वी डिबेट एक्शंस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसान यूनियन है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप सबको नाम पता है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी. ठीक है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेस कर रहे हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना के. वी क्वेश्चन ऑन करप्शन, रिजर्वेशन एंड मोर. जितना भी हमारी सरकार में करप्शन हो रहा है, रिजर्वेशन प्रोसेस है, उन सब पे अगर हमें किसी भी चीज़ से दिक्कत है तो हम क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं. ओके,
नाउ व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे अब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जगह इंस्टा पे सब जगह वीडियोस वायरल होती हैं कि अल्फ़ा बीटा लैम्बडा थैम्बडा अदरक लहसुन, इनका हमारी डेली लाइफ में क्यों यूज़ है? तो भाई आई एम नॉट द मैथ्स टीचर, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस, बट if I studied you, if I taught you the political theory, so I taught you why you study it, why you study the political theory. ओके, सो वी स्टडी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज. हम इसे क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोगों के मूवमेंट्स को, हमारे आसपास जो भी डेवलपमेंट को और हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ सकें. हम इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं. वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, जितने भी हमारी मान्यताएं हैं, ठीक है, जिनको हम मानते हैं, वैल्यू करते हैं, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, उनको हम मानते हैं, तो उनको हम अगर डीपली स्टडी करना है, सो वी हैव टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जीन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये सारे जितने भी नेता हैं, ये सब क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी वो मानते हैं. ठीक है, आप पॉलिटिकल थ्योरी को एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए. आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझिए कि हम जितनी भी अब तक पॉलिटिक्स पढ़ते हुए आए हैं, उसको हम एक थ्योरेटिकल, एक समझने की भाषा में पढ़ रहे हैं, ना कि एज अ प्रैक्टिकल वे. ठीक है, आप पॉलिटिक्स को एज अ प्रैक्टिकल वे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बट वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन अ थ्योरी, बिकॉज हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए हर तरह की. नेक्स्टली हम पढ़ेंगे, तो इन द 5th century BC, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी इज बेटर. लगभग सोचिए 5th century BC में भी ये चीज़ सोची गई थी कि मोनार्की इज बेटर और डेमोक्रेसी इज बेटर. ओके, सो रूसो सेड्स ऑन दिस. रूसो ने क्या कहा पॉलिटिकल थ्योरी पे? दैट फ्रीडम एज इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड. रूसो ने कहा कि जो फ्रीडम है, ये लोगों का एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है. कार्ल मार्क्स ने कहा इक्वालिटी एज क्रूशियल एज फ्रीडम. कार्ल मार्क्स ने ये कहा जिस तरीके से फ्रीडम हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आज़ादी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी ही तरीके से इक्वालिटी भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. क्यों भाई? अगर हमें फ्रीडम दे रखी है, आज़ादी है हमें कुछ भी करने की, अगर हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, हमारे पास आज़ादी है कि हम इस पार्क में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, मीन्स यहाँ पे काले गोरे का भेद है, तो हमें वो पार्क में नहीं जाने देंगे. क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है. फ्रीडम है बट इक्वालिटी नहीं है. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीडम एंड इक्वालिटी. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पुट अप इन द एग्जाम, that what is the relation between the freedom and the equality. okay, महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में भी इस चीज़ के बारे में बताया है. ठीक है, किसके बारे में? पॉलिटिकल थ्योरी, हमारी जितनी फ्रीडम है इस चीज़ के बारे में बताया है. अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, अपनी बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने माइनॉरिटीज़ को एक अलग जगह दिलाने की कोशिश की है. अवर प्रियम्बल एनश्राइन्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी. हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं हम द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने फ्रीडम और इक्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है. ठीक है, द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म. अगर हम राइट्स लेकर आए अपने संविधान में, हम अधिकार लेकर आए, तो ये दिन दूर नहीं होगा जब हमारे देश से पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी. गांधीनियन प्रिंसिपल फाइंड अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स गांधी जी के सिद्धांत जो हैं, वो कुछ ना कुछ डायरेक्टिव सिद्धांत से हमारे मिलते जुलते हैं. मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस समझाऊंगी. सो बट आई थिंक यू ऑल गाइज नो इट बिकॉज यू आर ऑल इंटेलिजेंट माई स्टूडेंट्स. It also clarifies concepts such as freedom, equality, justice, democracy and secularism. It क्या करता है कि freedom को लेकर, equality को लेकर, justice means न्याय को लेकर, democracy को लेकर, हर चीज़ के बारे में ये क्या करता है? हमारे concepts को clarify करता है.
ठीक है, कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है वी हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। ओके, कोई हमारे पास रोक टोक नहीं है कि हम यही रिलीजन फॉलो करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली हमें पॉलिटिक्स के बारे में एक डीप नॉलेज दे रही है। ठीक है, प्रोब सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू। हम इससे क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत, सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत, इन जुडिशियल रिव्यू के तहत हम इन सब चीज़ों को एक तरह से एग्जामाइन कर सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को जो पनिशमेंट दिया गया है, इज इट करेक्ट और नॉट। Okay, so it's about why do we study political theory. So in the today's lecture I explain you the 4 topics. So next topics we have to continue in the next video, because I think this video going to be long and you all people are now bored. So in the part 2 I will cover all this chapter and also provide you the notes and some extra questions that must to become in your examinations. Okay, thank you so much. If you like this video, then please do like, comment and share. Thank you.